नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा किए थे। उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहले भाग में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा होगी। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों की यदि हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों का अनुसरण किया है। किसी ने वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है तो किसी ने कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। तो कुछ ऐसे भी इतिहास लेखक हुए हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है और वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया है। तो इस प्रकार जो है हमें कुल मिलाकर 5 पद्धतियों को पढ़ना है। उसमें पहली पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति और पांचवी जो पद्धति है नारीवादी पद्धति। इसके बाद भी अनेक पद्धतियां विकसित हुई, जैसे रूपवादी पद्धति, संरचनावादी पद्धति, उत्तर संरचनावादी पद्धति, उत्तर आधुनिकतावादी पद्धति। लेकिन इन पद्धतियों में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास नहीं किया गया। इस तरह हमें कुल मिलाकर केवल 5 पद्धतियों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्णानुक्रम पद्धति को। पहली जो पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लेखकों ने वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार उन लेखकों का परिचय दिया है, इसलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का अनुसरण कौन कौन किए हैं? इस पद्धति का अनुसरण 2 विद्वानों ने किया है। पहले जो विद्वान हैं गारसा दत्तासी और जो दूसरे विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर। तो प्यारे साथियों, देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे पहली पद्धति है, जो सबसे प्राचीन पद्धति है, उसका नाम है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में जो है इतिहास लेखकों ने जो है उन लेखकों या कवियों का वर्णन जो है वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार किया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि यदि पहले उन्होंने वर्णन किया है कणप्पा का, तो इसके बाद क वर्ण से जो कवि आएगा उसका करेंगे कबीर का, इसके बाद केशव, कुंवर नारायण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें जितने भी कवियों का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि यह वर्णमाला पद्धति के अनुसार होगा, क्योंकि वर्णों के अनुसार जो है इसमें जो है लेखकों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है इसका जो विभाजन किया गया है वर्णमाला के आधार पर किया गया, इसीलिए इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। जैसे इसमें पहले कणप्पा आएंगे, फिर कबीर आएंगे, केशव आएंगे, कुंवर नारायण, जो क वर्ण से जितने भी लेखक आएंगे, चाहे वह आदिकाल के हों, चाहे वह भक्ति काल के हों, चाहे वह रीति काल के हों, चाहे वह आधुनिक काल के हों, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उन कवियों का वर्णन केवल जो है क वर्ण के आवृत्ति के अनुसार, क वर्ण जो होता है क वर्ण के अनुसार ही उन लेखकों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे हम जो वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि वर्णानुक्रम पद्धति को किन किन विद्वानों ने अपनाया है, तो वर्णानुक्रम पद्धति को गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर 2 विद्वानों ने अपनाया है। शिव सिंह गारसा दत्तासी जो है अपना एक ग्रंथ लिखते हैं इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज
शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ को लिखा है। तो देखते हैं कि वर्णानुक्रम पद्धति में हम क्या देखते हैं कि इसमें वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार जो है लेखकों या कवियों का वर्णन किया गया है। यह जो प्रणाली है अत्यंत जो है सर्वाधिक दोषपूर्ण और प्राचीन प्रणाली है। इसमें जो है यदि इस पर हम विचार करें तो इसे जो है साहित्य इतिहास न मानकर इसे साहित्यकार कोश मानना चाहिए। साहित्यकार कोश। इस पद्धति में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको हम हिंदी साहित्य का इतिहास न मानकर उन्हें साहित्यकार कोश मानना चाहिए, क्योंकि यह जो पद्धति है वह कोश लिखने के लिए उपयुक्त है। तो पहली जो पद्धति थी वर्णानुक्रम पद्धति। अब दूसरी पद्धति पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी पद्धति जो है कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। अब इस पद्धति का अनुसरण किन किन विद्वानों ने किया है उसको देखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है। इस पद्धति का अनुसरण सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया है। कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? कालानुक्रम पद्धति के अंतर्गत इसमें जो है लेखक या कवि के जन्म तिथि और रचनाओं के आधार पर उस काल का विभाजन किया गया है। जैसे किसी कवि या लेखक का जन्म जो है 1900 है तो 1900 में जितने भी कवि आएंगे उनका वर्णन एक साथ किया गया है। इसमें भी काल विभाजन को नहीं देखा गया। इसमें कि किस युग के कवि किस युग में आएंगे इसका ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि क्या किया गया कि जन्मतिथि के आधार पर। जैसे कोई कवि 14वीं शताब्दी का है तो 14वीं शताब्दी के सारे कवियों को, चाहे वह रीतिकाल का हो, चाहे आधुनिक काल का हो, चाहे जो है आदिकाल का कवि हो, तो उसका वर्णन जन्मतिथि के अनुसार पर कर दिया गया है। तो इस इतिहास ग्रंथ लेखन की जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इतिहास लेखन में जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं उसमें कवि और उसकी रचनाओं के साथ साथ उस युग की परिस्थितियां क्या हैं, उस युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसका भी ध्यान देना आवश्यक है। और इस पद्धति में इसका अभाव होने के कारण यह पद्धति भी दोषपूर्ण मानी जाती है। इस पद्धति को जो विद्वानों ने कवि वृत्त संग्रह का नाम दिया है। कवि वृत्त संग्रह, क्योंकि इसमें केवल कवियों का जन्मतिथि और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। उस युग की परिस्थितियां क्या रहीं, उस युग की प्रवृत्तियां क्या रहीं, उस युग की विशेषताएं क्या रहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार इसे भी साहित्य का इतिहास न कहकर इसे कवि वृत्त संग्रह का नाम दिया गया। अब देखेंगे तीसरी पद्धति को। दो पद्धति पर हम चर्चा कर लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरी पद्धति देखेंगे विधेयवादी पद्धति। तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। तीसरी पद्धति जो है वह है विधेयवादी पद्धति। विधेयवाद का अर्थ क्या होता है? जो संदेह से परे हो, जो विवाद से परे ज्ञान होता है उसे विधेयवाद कहते हैं। तो इस पद्धति में जो है जिन लेखकों ने इस पद्धति को अपनाया उसमें नाम आता है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति को अपनाया है।
और इस पद्धति के जो जन्मदाता थे, विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता थे, वह तीन महोदय माने जाते हैं। यह फ्रांस के थे और इनको जो है इस पद्धति का जन्मदाता माना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन हैं? तो तीन महोदय। इस पद्धति को अपनाकर, इस पद्धति को का प्रयोग करके किसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा? तो वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास यह जो है अब तक के लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह जो पद्धति है सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक उपयोगी कौन सी पद्धति मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। इसमें जो है कवियों के जीवन परिचय के साथ उनकी रचनाओं और उस किस काल के कवि हैं, उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, उस युग की विशेषताएं क्या रहीं, इसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसीलिए इस पद्धति को सर्वाधिक इतिहास लेखन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का एक स्टेटमेंट है, वो जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक चित्तवृत्ति की इसी परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उसका समायोजन दिखाना या सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें देखिए शुक्ल जी का जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति, वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि यह कथन किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए प्रत्येक देश का साहित्य, शुक्ल जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि किसी भी देश का जो साहित्य होता है, जब तक उस साहित्य का जो प्रभाव है वह आम जनमानस से नहीं होगा, तब तक वह जो साहित्य जो है वास्तविक रूप से वह जो है उस देश का साहित्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश का जो साहित्य है वह जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। वह प्रतिबिंब उसमें दिखाई देना चाहिए, उस साहित्य में वहां के जनमानस की जो भावना है उसमें दिखाई देनी चाहिए, वही जो है वास्तविक रूप से साहित्य होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तेन महोदय। तेन महोदय ने विधेयवादी पद्धति को तीन शब्दों में बांटा, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इसके आधार पर जो है साहित्य इतिहासकार जो है साहित्य का सृजन करता है। और इस पद्धति को अपनाने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूछता है परीक्षाओं में कि विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो है विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा। विधेयवादी पद्धति अब तक की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जो है कोई भी कवि या लेखक के जीवन परिचय और उसकी रचनाओं के साथ साथ उस युग की प्रवृत्तियां क्या थी, उस किस युग का कवि है और उस युग की प्रवृत्तियां क्या थी, उस युग की परिस्थितियां क्या थी, इसका वर्णन इसमें मिलता है। इसीलिए जो है हिंदी साहित्य में जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई
हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई वह पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अब चौथी पद्धति को देखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, यह पद्धति जो है कार्ल मार्क्स, यह पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यह जो पद्धति है, वैज्ञानिक जो पद्धति है, वह कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति किस पर आधारित है, तो वैज्ञानिक पद्धति कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी इतिहासकार या मार्क्सवादी इतिहास में यह स्वीकार किया जाता है कि समाज और साहित्य जिस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार इतिहास और साहित्य भी आपस में जुड़े होते हैं। और इस युग के इस पद्धति को अपनाकर इतिहास लिखने वाले लेखकों के लिए आवश्यक है कि वह लेखक निरपेक्ष हो, वह लेखक तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है। जो लेखक या जो विद्वान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, वह लेखक जो है तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है, पुनः उसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध करके उसका विश्लेषण करता है, वह वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। अब इस पद्धति में क्या था? इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें क्या थी, क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो थी, लेकिन इसमें अनेक तथ्य छूट जाते थे। इसलिए इस पद्धति को भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का उपयुक्त पद्धति नहीं माना गया। और यह पद्धति जो है कोड लेखन में सहायक है। इस पद्धति को जो है कोड लेखन की पद्धति माना जाता है। तो इस प्रकार इस आधार पर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर अपने इतिहास ग्रंथ जिस विद्वान ने लिखा, उनका नाम है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किस विद्वान ने किया? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने किया। गणपत चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक पद्धति जो है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। इसमें लेखक जो है तटस्थ और निरपेक्ष होकर तथ्यों का संकलन करता है और संकलन करने के बाद उसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध कर उसका विश्लेषण करता है। यह चीजें हो गई वैज्ञानिक पद्धति। अब अंतिम पद्धति जो है नारीवादी पद्धति। नारीवादी पद्धति के बारे में यदि हम बात करें तो यूरोप में 1968 के बाद एक आंदोलन उठा कि अब तक के जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए सब पुरुषवादी हैं, अर्थात पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। और महिलाओं ने, स्त्रियों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए वह हिज हिस्ट्री के रूप में लिखे गए, लेकिन अब जरूरत आ गई है कि वह उस हिज हिस्ट्री को बदलकर हर हिस्ट्री करने की। अर्थात अब तक जितने भी इतिहास लिखे गए वह पुरुषों के इतिहास लिखे गए, पुरुषों के द्वारा इतिहास लिखे गए, लेकिन अब जो इतिहास लिखने की जरूरत है वह जो है स्त्रियों के द्वारा लिखने की जरूरत है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर एक विद्वान लेखिका हैं
सुमन राजे, सुमन राजे ने अपने ग्रंथ का सृजन किया और उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो नारीवादी पद्धति को अपनाकर हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हमने देखे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 5 पद्धतियां कुल हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इसको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो प्रथम इतिहास लेखक हैं गासा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के द्वारा अपनाया गया। दूसरी जो पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का अनुसरण सर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करके अपना इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और चौथी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति जो कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है और इस पद्धति का अनुसरण करके डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और जो 5वीं पद्धति है नारीवादी पद्धति जो कि 1968 के बाद एक नारियों में विद्रोह की भावना जागृत होती है और वह कहती हैं कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया वह पुरुषों के द्वारा लिखा गया और उस इतिहास को वह हिज हिस्ट्री कहती हैं और उसके विरोध में जो है हर हिस्ट्री को वरीयता प्रदान करती हैं। और उन्होंने फिर इतिहास लेखन में आई और अपने इतिहास ग्रंथ को लिखी। उसमें है सुमन राजे ने अपने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा। तो यह हो गई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। अब हम दूसरे विषय पर बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इसको आप नोट कर लीजिए फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। अब देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ। तो यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विद्वान ने किस पद्धति का अनुसरण किया और कौन सा इतिहास ग्रंथ उसके आधार पर लिखे गए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ। प्यारे साथियों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ जो हैं उसमें हमको लगभग 40 से 50 ग्रंथों को पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों से प्रश्न जो है आप पेपर उठा के देख लेंगे, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे राजकीय जो भर्ती आई है लोक सेवा आयोग का, राजकीय का कोई भी जीआईसी का पेपर उठा के देख लीजिए तो यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो प्रारंभिक ग्रंथ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले ग्रंथ को। पहला जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। प्यारे साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम प्रयास किसी विद्वान द्वारा किया गया तो वह गार्सा द तासी के द्वारा किया गया। एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द
तासी के द्वारा किया गया और उनका जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? गार्सा द तासी ने लिखा है। यह जो है गार्सा द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला विद्वान माना जाता है। अर्थात हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम कोई यदि प्रयास किया तो वह कौन थे? गार्सा द तासी थे। और यह जो ग्रंथ है यह 2 भागों में विभाजित है। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, और इसका जो द्वितीय भाग है, दूसरा भाग जो था 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो गार्सा द तासी ने किया। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। यह कितने भागों में है? यह 2 भागों में है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। यह किस भाषा में लिखा गया है? यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्सा द तासी कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, इसीलिए जो है फ्रेंच विद्वान इन्हें माना जाता है। इसमें है इस ग्रंथ का जो दूसरा संस्करण था, दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ को 2 भाग के स्थान पर 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। गार्सा द तासी ने अपने इस ग्रंथ में इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन किया है। 738 कवियों या लेखकों का वर्णन किया है। इसमें से जो है 72 हिंदी के कवि हैं और जो शेष जो हैं वह उर्दू के कवियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहां से भी पूछता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी जो गार्सा द तासी का ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है, तो इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है। इसमें जो है 72 हिंदी के कवि हैं और शेष जो है उर्दू कवियों का वर्णन किया गया है। अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद, तो इस ग्रंथ का जो है हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था और किस नाम से किया था? हिंदवी साहित्य का इतिहास। इसका अनुवाद 1952 ईस्वी में हुआ था। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1952 ईस्वी में किया था। अब दूसरा ग्रंथ देखेंगे, शिव सिंह सरोज। दूसरे ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। यह ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। यह ग्रंथ शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। इसका नाम है शिव सिंह सरोज। यह कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। चूंकि यह जो है फ्रेंच भाषा में था,
यह ग्रंथ जो है हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे माना जाता है। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो यदि क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है, तो आपका उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। किसके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में लिखा गया। यदि इसमें पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है, तो इश्तवार द लॉ लिटरेचर इन हिंदुस्तानी को माना जाता है। इसके लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है एक बार और देख लेंगे, इसको दोहरा दे रहे हैं। इश्तवार द लॉ लिटरेचर इन हिंदुस्तानी जो है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था, तो गारसा दत्तासी ने किया था। उस ग्रंथ का नाम है इश्तवार द लॉ लिटरेचर इन हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। पहले यह दो भागों में विभाजित था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। यह भी पूछा गया है प्रश्न। इसमें जो है 738 कवियों का वर्णन किया गया है। उसमें से 72 जो है हिंदी के कवि हैं और शेष उर्दू के कवियों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो ग्रंथ है इसका जो हिंदी अनुवाद, इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया था। अब दूसरा जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। यह जो है हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे माना जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे के ग्रंथ पर हम चर्चा करेंगे। अब तीसरे ग्रंथ को देखेंगे। तीसरा जो ग्रंथ है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। उस ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जो ग्रंथ है यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वह सर जॉर्ज ग्रियर्सन। यह ग्रंथ जो है 1888 ईस्वी में लिखा गया है। तो यहां से जो क्वेश्चन आते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। यह किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ का नाम जो लिखते हैं वह लिखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह भी पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ग्रियर्सन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को क्या नाम देते हैं, तो उसका नाम देते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो जो यह सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसी को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नाम लिखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और इसका जो प्रकाशन का जो समय लिखते हैं वह 1889 मानते हैं। तो यदि ऐसे पूछता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था तो आप 1889 लिखेंगे। यदि पूछता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ तो 1888, क्योंकि यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका जो सन है 1889 लिखा गया है। यह भी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे इस ग्रंथ को जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इस ग्रंथ को कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रंथ को जो है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। प्रश्न आया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है तो आपका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। यदि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है तो आप लिखेंगे गारसा दत्तासी द्वारा लिखित जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम लिखेंगे इस्तवार द लॉ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। यदि पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है तो वह होगा शिव सिंह सरोज। तीनों चीजें यहां क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखेंगे इस ग्रंथ का जो कि यह किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी में। इसका जो है अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद किए, हिंदी में जो अनुवाद हुआ वह किस नाम से हुआ और किस विद्वान ने किया इसको देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका जो है हिंदी अनुवाद किया और किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से हुआ तो किस नाम से हुआ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसका जो अनुवाद 1957 ईस्वी में जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। और देखेंगे इसमें ग्रियर्सन ने अपने इतिहास के माध्यम से यह बताया कि समय के परिवर्तन के साथ साथ रचनाकार की चिंतन धारा भी बदलती जाती है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे जो इतिहास लेखक हैं या रचनाकार हैं उनके जो स्वभाव में, उनके चिंतन धारा में, उनके सोचने में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के अनुसार जो है जो आने वाला इतिहास होगा उसका स्वरूप बदला सा होगा। तो इस बात को उन्होंने अपने इस ग्रंथ में स्वीकार किया है। और इनके ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता एक और रही कि इन्होंने अपने इस ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया। और यानी कहने का आशय यह है कि सर्वप्रथम जो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम किसने दिया तो आपका उत्तर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। तो इस प्रकार हम देखें इसमें तीसरे ग्रंथ में कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में। यदि पूछता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान
का प्रकाशन कब हुआ, तो 1889 लिखेंगे। या ऐसे पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या रखा है, तो उसमें लिख दिया कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सच्चे अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में किया। इसी ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो आपका उत्तर होगा कि सर्वप्रथम भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग का नाम किसने दिया, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। अब इसके बाद अगला जो है ग्रंथ देखेंगे, मिस्र बंधु विनोद। अगला ग्रंथ जो है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथा भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में किया गया। तो यहां से पूछता है कि मिस्र बंधु विनोद के लेखक कौन है, तो मिस्र बंधु विनोद के लेखक मिस्र बंधु हैं। और इसे कितने भागों में प्रकाशित किया गया, 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। इसमें देखेंगे, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि मिस्र बंधु में कौन कौन से लोग आते हैं। यानी कि मिस्र बंधु जो भाई थे, बंधु माने भाई, यह 3 भाई मिलकर जो है इस ग्रंथ का रचना किए थे, जो ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरा जो आते हैं गणेश बिहारी मिश्र। तो इसको याद करने का आसान तरीका है यस जी, यानी कि सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। क्योंकि जब आप परीक्षा में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन था, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और एक नाम और दे दिया था कृष्ण बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं यह मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि यह जो 3 विद्वान हैं यह मिश्र बंधु में आते हैं। एक चीज और इस ग्रंथ के बारे में आपको यहां बताना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को स्वीकार किया है कि रीतकाल के कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से लिया है। यह जो ग्रंथ है बहुत बड़ा है, इसमें लगभग जो है 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। यानी कि कुल इसमें जो है 4591 कवि का वर्णन मिलता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है, तो आपका उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद में। किसके द्वारा लिखा गया, मिश्र बंधु के द्वारा। इस मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। और जो है प्रश्न पूछता है कृष्ण बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधु में नहीं आते हैं, यह आपको याद रखना है। इसका जो ट्रिक है यस जी, यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, यस से श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। अब इससे जो एक स्टेटमेंट आता है
वह यह आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रायः मैंने उक्त ग्रंथ अर्थात मिश्र बंधु विनोद से लिया हूं। इस स्टेटमेंट को देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इस ग्रंथ के बारे में उन्होंने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसी ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है, रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल का एक स्टेटमेंट याद रखेंगे आप लोग। रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो देखेंगे साथियों कि यहां जो क्वेश्चन इससे पूछा गया कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है, तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। इसमें जब लगभग जो है 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। मिश्र बंधु में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल का एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से लिया है। तो यहाँ यह भी पूछ सकता है, यहाँ मिश्र बंधु विनोद न देकर ऐसे पूछ सकता है कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने उक्त ग्रंथ से या निम्नलिखित ग्रंथ से लिया है। 4 ग्रंथों का नाम उसमें दे दिया। पहला दे दिया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा दे दिया जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तीसरा दे दिया कि शिव सिंह सरोज और चौथा दे दिया मिश्र बंधु विनोद। तो आपका उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। या ऐसे दे देता है कि रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने उक्त ग्रंथ से मिश्र बंधु विनोद से लिया। यह किस लेखक ने या किस विद्वान ने इसे स्वीकार किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। तो यह हो गया। एक और ग्रंथ को देखेंगे हम लोग आज। एक ग्रंथ को और देखेंगे आज, इसके बाद कल जो है शेष ग्रंथों पर हमारी चर्चा होगी। पांचवा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ जो है जनवरी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी जो है ग्रंथों को दे दिए जाते हैं, उनको क्रम से मिलाना होता है, तो याद रखना पड़ेगा। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को लिखा है। यह ग्रंथ किस पद्धति के अनुसार लिखा गया है, आपको पहले ही बताया गया है। विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करके इस ग्रंथ को लिखा गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई
यह ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशन हुआ और इसका जो प्रकाशन जो है हुआ हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसका जो प्रकाशन हुआ सर्वप्रथम किस नाम से हुआ? हिंदी साहित्य का विकास। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह यह पूछा जाता है कि हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम किस नाम से हुआ? तो सबसे पहले जो जब इसका प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास जो इनका ग्रंथ है उसका जो प्रकाशन हुआ सबसे पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशन हुआ। इसके बाद जो है यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। यह जो है हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। यानी कि अब तक के लिखे गए इतिहास ग्रंथों में यदि सबसे अच्छे ग्रंथ की बात की जाए या सबसे अच्छे इतिहास ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें जो है नाम आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस इतिहास ग्रंथ में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें जो है रीतिकाल तक वर्णन तो बहुत अच्छा से शुक्ल जी ने किया है और आधुनिक काल जब यह लिख रहे थे तो उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको उतना विस्तार से नहीं लिखने का समय मिला। लेकिन फिर भी जो यह किताब है वह जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से मील का पत्थर साबित होती है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग दो बिंदुओं पर चर्चा किए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन सी पद्धतियां रही, उनमें 5 पद्धतियों के बारे में हम चर्चा किए। कौन विद्वान किस पद्धति के अनुसार अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा, इस पर चर्चा हुई। फिर हिंदी साहित्य के प्रमुख जो ग्रंथ हैं उन पर चर्चा हुई। उसमें 5 ग्रंथों पर आज हम लोग चर्चा किए। जो शेष ग्रंथ बच रहे हैं उस पर जो है कल चर्चा होगी। प्यारे साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।